ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघलने से एक नया रास्ता बनेगा। इसी समुद्री रास्ते से रूस पूरा दुनिया भर में अच्छे से व्यापार कर पाएगा। नासा के अनुसार अगर समुद्र का पानी का स्तर इतना तेजी से बढ़ते रहा तो मालदीव का 80% द्वीप समुद्र में डूब जाएगा और रहने लायक नहीं बचेगा। इसी तरह बांग्लादेश का भी 17% जमीन समुद्र में डूब जाएगा, जिससे 2 करोड़ बांग्लादेशियों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए बांग्लादेश डेल्टा प्लान 2100। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे रूस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि रूस का 65% जमीन हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है और जनवरी और फरवरी में रूस का 100% जमीन पर बर्फ जम जाता है और सर्दियों के मौसम में रूस में औसत तापमान -30 डिग्री हो जाता है और दुनिया का सबसे ठंडा जगह रूस में ही है, जो रूस का साइबेरिया क्षेत्र में ओईमाइकोन गांव में -71 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो 1924 में इस -71 डिग्री तापमान को रिकॉर्ड किया गया था। रूस में इतना ठंड होने के कारण गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामान काम करना बंद कर देता है। इसलिए रूस का साइबेरिया इलाका में रहने वाले लोग अपने गाड़ियों को हमेशा चालू रखता है। इतना ठंडा में अगर लंबे समय तक गाड़ी बंद रहता है तो गाड़ी का तेल गाढ़ा हो जाता है और जल्दी गाड़ी चालू नहीं होता है। इसलिए साइबेरिया के बहुत लोग अपना गाड़ी को चालू रखता है। इतना ठंड में गाड़ी का बैटरी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए गाड़ी चालू रहने से बैटरी भी चार्ज होता है और गाड़ी आसानी से भी चालू हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे ठंडा देश रूस है, इसलिए रूस का बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा इतना ठंडा होता है कि वहाँ साल के ज़्यादातर हिस्से पर बर्फ जमा रहता है। इसी कारण से रूस बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा उपयोग नहीं कर पाता है। लेकिन अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो रूस को आर्थिक और राजनीतिक फायदा मिलेगा। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आएगा। रूस को सबसे ज़्यादा फायदा खेती में होगा, क्योंकि रूस के उत्तरी क्षेत्र में अभी इतना ठंड होता है कि वहाँ खेती करना मुश्किल है। लेकिन अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तो इस इलाके में खेती किया जा सकता है। इससे रूस भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर देश बन सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि रूस का सबसे बड़ा दुश्मन नाटो संगठन है, जिसमें 31 देश आता है और रूस दुनिया भर में व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा 4 बंदरगाह का उपयोग करता है। नोवोरोसिस्क बंदरगाह जो काला सागर में बना हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह जो बाल्टिक सागर में है, मुर्मस्कुज बंदरगाह जो अटलांटिक महासागर में है और व्लादिवोस्टोक बंदरगाह जो प्रशांत महासागर में है, जो एशिया के पास है। इन चारों बंदरगाह के पास नाटो संगठन में जो देश है वही देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव है इन बंदरगाहों पर। इसलिए हमेशा रूस को डर रहता है कि कहीं नाटो इस समुद्री रास्ता को बंद न कर दे। इसलिए रूस को हमेशा यह डर सताते आ रहा है। अगर इन नाटो संगठन में जो देश है, इन देशों ने रूस का समुद्री रास्ता को बंद कर दिया तो रूस का अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा, जिससे रूस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अमेरिका और नाटो संगठन चाहता है कि रूस कमज़ोर हो जाए, लेकिन अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तो एक नया रास्ता बनेगा, जिसे उत्तरी समुद्री मार्ग के नाम से जाना जाता है। यही समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर के ऊपर से एशिया और यूरोप को जोड़ेगा। इस समुद्री मार्ग से रूस को अमेरिका और नाटो संगठन से डर डर कर जीना नहीं पड़ेगा और इस नए मार्ग से रूस दुनिया भर में व्यापार कर पाएगा। अब बात करते हैं कनाडा के बारे में। इस ग्लोबल वार्मिंग से कनाडा को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कनाडा का भी बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। अगर दुनिया का तापमान बढ़ता है तो कनाडा का भी उत्तरी क्षेत्र का बर्फ पिघल जाएगा, जिससे खेती के लिए नया जमीन कनाडा को मिलेगा। इस जमीन से कनाडा ज़्यादा अनाज और अन्य फसल उगा सकता है। इससे कनाडा को दुनिया भर में व्यापार करके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कनाडा का दूसरा फायदा भी होगा समुद्री मार्ग से। कनाडा के उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने से एक नया शिपिंग रास्ता खुलेगा, जिसे नॉर्दर्न पैसिफिक रास्ता कहा जाएगा। यह समुद्री मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ेगा और पानी वाले जहाज़ों का भी रास्ता भी छोटा हो जाएगा और इस छोटा रास्ता से जहाज़ों का ईंधन का भी बचत होगा। और कनाडा को तीसरा फायदा भी होगा प्राकृतिक संसाधनों से, क्योंकि अटलांटिक महासागर के नीचे तेल, गैस और खनिज का बड़ा पैमाने पर दबा हुआ है। अगर इस इलाके में बर्फ पिघलता है तो कनाडा को तेल, गैस और खनिज निकालना बहुत आसान हो सकता है।
इसी तरह नॉर्वे देश, आयरलैंड देश, ग्रीनलैंड और अमेरिका का अलास्का में बर्फ पिघलता है तो इन देशों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा तो चीन को होगा, क्योंकि चीन को व्यापार करना होता है तो प्रशांत महासागर के रास्ते, भारत के मलक्का के जलसंधि के रास्ते, हिंद महासागर के रास्ते दुनिया भर में व्यापार करता है। और चीन को हमेशा डर रहता है कहीं भारत मलक्का जलसंधि के पास हमला ना कर दे। हालांकि भारत कभी चीन पर हमला करेगा नहीं, फिर भी चीन को थोड़ा डर तो रहता है। लेकिन अगर बर्फ पिघल जाए तो चीन इस रास्ते का उपयोग करके दुनिया भर में व्यापार करेगा, जिससे चीन को भारत से कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि चीन इस रास्ते से जाएगा तो अमेरिका से भी खतरा हो सकता है, क्योंकि चीन अमेरिका के अलास्का क्षेत्र से गुजरेगा तो अमेरिका इस रास्ते को बंद कर सकता है। क्या अमेरिका चीन पर हमला भी कर सकता है? तो चीन को अमेरिका से और भारत से भी खतरा है। हालांकि हर देश को ग्लोबल वार्मिंग से फायदा नहीं होगा, क्योंकि गर्मी बढ़ने से, बर्फ पिघलने से समुद्र का पानी का स्तर बढ़ेगा और समुद्र के किनारे जो देश है उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे मालदीव देश, जो हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपों का देश है, जो 1200 छोटे द्वीपों समूहों का देश है। हालांकि लगभग अभी 200 द्वीप पर लोग रहते हैं और इन द्वीपों का औसत ऊंचाई 1.5 मीटर ही है। इसलिए मालदीव देश को ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर दुनिया भर में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते रहा और ग्लोबल वार्मिंग में कोई कदम नहीं उठाया गया तो समुद्री पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और वैज्ञानिकों का अनुमान है अगर ग्लोबल वार्मिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो 2050 तक 1 मीटर समुद्री पानी का स्तर बढ़ जाएगा। और मालदीव देश में जो द्वीप है उसका औसतन ऊंचाई 1.5 मीटर ही है। इसका मतलब यह है कि मालदीव का 80% द्वीप पूरा तरह पानी में डूब जाएगा। इससे घर, सड़क और स्कूल और खेती में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और लाखों लोग अपना घर छोड़कर किसी दूसरे जगह बसने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिससे ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मालदीव का अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि मालदीव का सबसे ज़्यादा आमदनी पर्यटन और मछली पकड़ने से होता है। लेकिन अगर समुद्री पानी का स्तर बढ़ता है तो मालदीव में कोई पर्यटक घूमने नहीं आएगा, जिससे मालदीव का अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर 2100 ईस्वी या 22वीं सदी तक कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हुआ तो मालदीव का 90% द्वीप पानी में डूब जाएगा और 10% जो द्वीप बचेगा वह रहने लायक ही नहीं बचेगा। यही हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। अगर दुनिया भर में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते रहा तो 22वीं सदी तक बांग्लादेश का 30% जमीन समुद्र में समा जाएगा, जिससे 5 करोड़ बांग्लादेशी अपना घर छोड़कर दूसरा जगह बसने पर मजबूर हो जाएगा। और समुद्री तटीय इलाकों में बार बार बाढ़ और चक्रवात का खतरा भी बढ़ जाएगा। समुद्र का खारा पानी खेत में घुस जाएगा, जिससे धान और दूसरा फसल उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग समस्या को हल करने के लिए बांग्लादेश के समुद्र के पास एक बहुत बड़ा डेल्टा है। यहाँ कई बड़ी नदी मिलकर समुद्र में गिरता है। इसी कारण से यहाँ बाढ़, चक्रवात और समुद्री पानी का स्तर बढ़ने का कारण हमेशा खतरा बना रहता है। यही समस्या को हल करने के लिए बांग्लादेश का सरकार बांग्लादेश डेल्टा प्लान 2100 नाम का एक लंबा योजना शुरू किया है। यह योजना 2018 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि 22वीं सदी तक बांग्लादेश को सुरक्षित बनाना है और भविष्य में आने वाले चक्रवात और बाढ़ से बचने के लिए इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में तटीय इलाकों में मजबूत बांध बनाया जाएगा ताकि समुद्री पानी अंदर न आ सके। और बांग्लादेश नदियों और शहरों को भी साफ कर रहा है और बांग्लादेश नदियों को बहुत ज़्यादा गहरा कर रहा है, जिससे नदी का पानी जल्द ही समुद्र में चला जाएगा। इससे बांग्लादेश में बाढ़ बहुत कम आने लगेगा। इसके अलावा चक्रवात से बचने के लिए शेल्टर भी बनाया जाएगा ताकि तूफान से सुरक्षित रह सके। और इस प्रोजेक्ट में कुछ बस्तियों को ऊंचाई जगह पर भी बसाने का योजना बनाया गया है। इसी तरह बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ तुवालू, किरिबाती और मार्शल द्वीप समूह जैसे प्रशांत महासागर में छोटे द्वीप लगभग पूरा तरह से खतरे में है। इसी तरह नीदरलैंड के समुद्र किनारे है। इसके अलावा वियतनाम के मेकोंगा डेल्टा और मिस्र के नील नदी डेल्टा भी समुद्र के स्तर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। कुल मिलाकर जो देश का शहर समुद्र के किनारे है वह सब शहर समुद्र में डूब सकता है। जैसे भारत का बात करते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, सूरत, भावनगर और पणजी, इन सब शहरों का डूबने का बहुत ज़्यादा खतरा है।
इसी तरह इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, इटली का शहर वेनिस, वियतनाम का शहर हो ची मिन्ह सिटी, अमेरिका का शहर मियामी और चीन का शहर शंघाई। इन सब शहरों का कुछ हिस्सा समुद्र में डूब सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।